Good morning, dear students. Let's talk a little detail about DNA. So now we are going to talk about the Watson and Crick model as we were discussing. So we're just going to talk about the few points which were given by Watson and Crick about the BDNA model that they gave. I told you they said that it is a right-handed helical model. So उन्होंने बोला कि इसके ये दो strands हैं, right? और ये दो स्ट्रैंड्स के बीच में यहाँ पर जो कनेक्टिंग लिंक प्रेजेंट हैं वो क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस के बने हुए हैं. सो दिस मॉडल विच वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, एज आई टोल्ड यू, एंटी पैरेलल दो स्ट्रैंड्स का बना है जो कि शुगर एंड फॉस्फेट के बने हैं. सो दिस इज शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, लाइक दिस. And then again sugar phosphate, the second strand also of sugar phosphate. एंड इन बिटवीन यहाँ पर जो इनके कनेक्टिंग लिंक्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं बाय द नाइट्रोजनस बेस के पेयर्स से आपस में. यहाँ पर भी एक नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है, ऑपोजिट साइड में भी एक नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है, और वो आपस में पेयरिंग करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया, एडेनिन पेयर करेगा थाइमीन के साथ, जबकि साइटोसिन पेयर करेगा ग्वानिन के साथ. ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, एडेनिन थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा. अब बात करते हैं इनके डायमेंशंस के बारे में. तो जैसे हमने बात किया कि यहाँ पर जो ये हेलिकल मॉडल है, तो यहाँ पर जो हेलिक्स जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पर आपके दो ग्रूव्स बनेंगे. वन विल बी कॉल्ड एज द माइनर ग्रूव, द अदर विल बी कॉल्ड एज द मेजर ग्रूव. तो ये माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव को वन टर्न कंसिडर किया जाता है. तो एग्जैक्टली वन टर्न जब हम मानेंगे कि एक टर्न कंप्लीट होगा डीएनए हेलिक्स का, दैट विल बी इक्वल टू, the length will be equal to 3.4 nanometer. ऐसे ही जो width है वो ली जाती है, it is 20 nanometer, 22.0 जिसे हम कहेंगे, मतलब 1/2 अगर हम ले रहे हैं तो that is 1, और अगर दोनों साइड से अगर कंप्लीट ले रहे हैं that will be considered as 2. So it will be 2 nanometer, लेंथ होगी 3.4. ऐसे ही अगर हम कह रहे हैं कि एक टर्न के अंदर देयर विल बी 10 न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पर आपको 10 नाइट्रोजनस बेस के पेयर्स मिलेंगे. सो हम कह सकते हैं कि हर नाइट्रोजनस बेस का आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 10 से, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर दैट विल बी अगेन 0.34 का डिफरेंस यहाँ पर डिस्टेंस बीच में आएगा. सो ईच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर. सो यहाँ आप देख सकते हैं. सो टोटल यहाँ पर आएंगे आपके 10 बेस पेयर्स आ जाएंगे, जिनमें 3.4 से आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस आएगा बिटवीन टू बेस पेयर्स. और ये रहेगी आपकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो कि एंटी पैरेलल रन करेगी फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड, एंड फ्रॉम अगेन 3' एंड टू 5' एंड. ये 3' एंड 5' जो दिए गए हैं, दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ, ताकि हमें पता लगे कि ये क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं. So that's about the DNA. Now let's talk about RNA. Now RNA, as I told you, ribonucleic acid, ये 3 forms में exist करता है, as mRNA which is the messenger RNA, the rRNA which is the ribosomal RNA, and tRNA which is the transfer RNA. आरएनए का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. एक तो हमने डिफरेंस पढ़ा बिटवीन डीएनए एंड आरएनए कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है जबकि आरएनए में राइबोस शुगर होती है. डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट रहता है जबकि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट रहता है. इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जबकि आरएनए सिंगल हेलिकल है. आप यहाँ देख सकते हैं देयर इज ओनली वन हेलिक्स, देयर इज ओनली वन स्ट्रैंड, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड है, इसके साथ कोई पेयरिंग स्ट्रैंड नहीं है. तो आप यहाँ पर जितने भी आरएनए के स्ट्रक्चर देखेंगे दे विल ऑल हैव ओनली वन स्ट्रैंड, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड रहेगा, उसके अंदर सेकेंड स्ट्रैंड जो पेयरिंग स्ट्रैंड है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. सो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये आरएनए जो हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए. सो इसको डिटेल में क्लास 12 में आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि आरएनए को कहीं ना कहीं ये भी कंसिडर किया जाता है कि शायद आरएनए वाज एक्चुअली द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज हम ये मानते हैं कि एवोल्यूशन में द थिंग्स हैव मूव्ड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. और अगर हम कंसीडर करें तो आरएनए इज सिंपलर एज कंपेयर टू डीएनए. और कुछ जैसे मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताया था कि डीएनए
is the genetic material in all living organisms now, but certain viruses still have RNA as the genetic material. तो हम ये मान सकते हैं कि पहला genetic material क्या रहा होगा, RNA रहा होगा, और उसके बाद धीरे धीरे बिकॉज DNA being डबल स्ट्रैंडेड ज्यादा स्टेबल था, प्लस उसमें प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होने की वजह से इट वाज उसके अंदर सारी प्रूफ रीडिंग होती थी, मतलब चेकिंग हो जाता था एक बार उसकी पेयरिंग होने के बाद, फिर से चेक किया जाता था कि जो पेयरिंग हुई है वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई, तो इसलिए जो चांसेस होते थे बार बार चेंज होने के DNA के वो कम हो जाते थे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती थी बेस पेयर्स के अंदर, बहुत ज्यादा एरर्स नहीं होती थी, जबकि RNA के अंदर ऐसा प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म नहीं है, तो यहाँ पर एरर्स बहुत आती हैं। तो अब यही रीजन है कि आप इसको समझ सकते हैं इस बात को कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे हम कहते हैं कि HIV के अगेंस्ट कोई भी अभी तक देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंटली कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, उसके अगेंस्ट भी अवेलेबल नहीं है, उसका रीजन क्या है, इट हैज RNA, और RNA का कोई प्रूफ रीडिंग नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आप बहुत बार न्यूज में सुनते भी होगे, पढ़ते भी होगे दैट अभी तक उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बन पा रही है, बिकॉज RNA का स्ट्रक्चर जो है इट इज डिफरेंट, इन अमेरिका में अलग आ रहा है, इंडिया में डिफरेंट स्ट्रक्चर आ रहा है, एंड व्हाई इज इट सो, this is because it has RNA and RNA keeps on changing itself every time when it divides, because उसमें कोई प्रूफ रीडिंग नहीं है, तो वो बार बार अपने स्ट्रक्चर को बदलता रहता है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे RNA की 3 फॉर्म्स हैं। मैसेंजर RNA जो कि मैसेज कन्वे करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड जो है, कौन सा प्रोटीन यहाँ से सिंथेसाइज होगा, क्योंकि एक्चुअली जो ये तीन तीन के आपको ट्रिपलेट कोड्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द ट्रिपलेट कोड्स, ये है आपके नाइट्रोजनस बेसिस, और हर ट्रिपलेट कोड करता है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक कोड, राइट। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं mRNA पर, और फिर यही mRNA मैसेज देता है rRNA को, जो कि बाइंड करता है राइबोसोम के साथ, और फिर ये सिंथेसिस में हेल्प करेगा प्रोटीन की। ऐसे ही टीआरएनए के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज एन एंटीकोडोन, तो यहाँ पर एक एंटीकोडोन, ये कोडोन्स हैं, और इसके अगेंस्ट यहाँ पर एक आर्म है एंटीकोडोन, जो कि उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के जिसके लिए अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा mRNA, उसको लेकर जाएगा टू द राइबोसोम, ताकि उसके सिंथेसिस हो सके, और यहाँ पर ये बाइंड करेगा। देखिए अमीनो एसिड आर्म जो है वो बाइंड कर रही है उस यहाँ पर अमीनो एसिड के साथ, जिसके अगेंस्ट यहाँ क्या प्रेजेंट है, एंटीकोडोन प्रेजेंट है। एंटीकोडोन किससे बाइंड कर रहा है, वो कोडोन से, उस पर्टिकुलर कोडोन से बाइंड करके यहाँ पर देयर विल बी दिस अमीनो एसिड व्हिच विल बी बाउंड एंड कैरी टू द राइबोसोम फॉर द प्रोटीन synthesis. So this is the function of the proteins. Now let's talk about the carbohydrates. Now carbohydrates, as I told you, the polysaccharides or the different types of carbohydrates होते हैं, बहुत ही अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता है बहुत ज्यादा अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं। जो कार्बोहाइड्रेट टर्म है, ये फ्रेंच टर्म हाइड्रेट डी कार्बोने से डिराइव किया गया है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, बिकॉज इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर जो रहेगा वो क्या रहेगा, CnH2ON. Then carbohydrates are defined as organic substances having carbon, hydrogen and oxygen, wherein hydrogen and oxygen are in the ratio of 2:1 as found in the H2O. Functions of carbohydrates, सबसे ज्यादा abundant source है एनर्जी का, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे फैट्स, अमीनो एसिड्स बन सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में अलग अलग कंपोनेंट्स बना सकता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो सकता है जैसे सेलुलोज की फॉर्म में, या एक्सोस्केलेटन काइटिन जैसे हमने पढ़ा है। देन स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्म है। देन कार्बोहाइड्रेट्स हम उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। सबसे पहले बात करते हैं मोनो, जैसे मैंने आपको बताया था मोनो मींस वन, सेकेराइड मींस शुगर। सो सिंगल जो बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि सिंगल शुगर से बने हुए हैं, जिनको आप और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और ब्रेक डाउन का मतलब ये नहीं है कि आप उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, आई मीन अगर आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इट विल नो लॉन्गर बी अ शुगर, राइट। जैसे अब मैं ग्लूकोज की बात करूं या फ्रक्टोज की बात करूं, तो C6H12O6 आपको पता है इज अ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इट कैन ऑब्वियसली, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर शुगर नहीं है। तो मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है, वो बेसिक यूनिट शुगर का जिसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो शुगर नहीं मिलेगा, तो दैट इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ शुगर।
Then it is now there are different types of monosaccharides on the basis of the number of carbon atom and on the base of the presence of the different types of functional units. Then oligosaccharides का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स है, जैसे डाइसैकेराइड जिसमें 2 शुगर्स प्रेजेंट है, ट्राइसैकेराइड जिसमें 3 शुगर्स प्रेजेंट है, या टेट्रासैकेराइड जिसमें 4 शुगर्स प्रेजेंट है. मतलब अगर आप डाइसैकेराइड को ब्रेक डाउन करोगे तो दैट विल लीड टू 2 यूनिट्स ऑफ शुगर्स. ट्राइसैकेराइड विल लीड to 3 units of sugars, and similarly tetra will lead to 4 unit of sugar. Polysaccharide, poly means many, so they have a long chain of sugars, जैसे कि starch या cellulose. They are non-crystalline, non-soluble in water, tasteless on hydrolysis, gives the molecules of monosaccharide, जैसे कि starch and cellulose both are the polysaccharides and they are both the polymers of glucose. Now, monosaccharide based on the carbon atoms, they are of different types, जैसे कि trioses, tetroses, pentoses, hexoses and heptoses, depending upon the, जैसे trioses में C3 carbon compound है, जबकि tetroses 4 carbon compound है, pentoses 5 carbon, similarly hexoses 6 carbon compound है, और heptoses 7 carbon compound है. Then based on the functional group, they can be aldoses or कीटोसिस. सो अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि ग्लिसरल्डिहाइड या ग्लूकोज, जिनमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दे हैव द CHO ग्रुप प्रेजेंट रहता है. सो बिकॉज दे हैव द CHO ग्रुप दे आर द एल्डोजेस. और अगर उनमें C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है देन दैट विल बी कॉल्ड एज द कीटोसिस. तो फंक्शनल ग्रुप इनमें कीटोन प्रेजेंट रहता है, जबकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, दे विल बी एल्डिहाइड ग्रुप. तो आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है आइसोमर्स हैं, एक है एल्डिहाइडिक और दूसरा है यहाँ पर आपका कीटोसिस. नेक्स्ट यहाँ पर आपको शुगर का, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है. सो हियर यू कैन सी देयर C डबल बॉन्ड OH और यहाँ CHOH, यहाँ पर आपको दिस इज C6H12OH which is the glucose. So this is the basic structure of glucose. Now, derivatives of monosaccharide. Monosaccharide can exist in the form of deoxy sugars, as we discussed in DNA. Deoxyribose sugar, जो कि component है DNA का, that's a type of deoxy sugar. Then they can be amino sugars, जिनमें कि amine group present रहता है, जैसे glucosamine, chitin, या जो fungal cellulose है, hyaluronic acid. These are the amino sugars. There can be sugar acids. Sugar acids मतलब जिनमें की oxidation of CHO aldehydic या फिर OH group के जो ऑक्सीडेशन से शुगर एसिड्स बनते हैं, जिन जैसे कि एग्जांपल है एस्कॉर्बिक एसिड. देन शुगर अल्कोहल्स, जो एल्डोजेस या कीटोजेस शुगर होती हैं, उनसे आगे शुगर अल्कोहल्स बनते हैं, जैसे कि ग्लिसरोल एंड मैनिटोल. देन डाइसैकेराइड्स की बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे आसपास, जो टेबल शुगर, केन शुगर, माल्ट शुगर, मिल्क शुगर, लैक्टोज, माल्टोज, ये आपकी डाइसैकेराइड्स हैं, क्योंकि इनमें दो दो यूनिट्स शुगर्स के प्रेजेंट रहते हैं. जैसे कि माल्टोज 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, लेक्टोज जो कि मिल्क शुगर जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बना है, जबकि सुक्रोज जिसे हम केन शुगर कहते हैं, दिस इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो दो दो शुगर के यूनिट से मिलकर बनते हैं डाइसैकेराइड्स. देन ओलिगो, आई टोल्ड यू दे आर मेड अप ऑफ 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट के बने हैं, जैसे हमने डाइसैकेराइड डिस्कस किया. ऐसे ही ट्राइसैकेराइड के एग्जांपल है रेफिनोज. टेट्रासैकेराइड का एग्जांपल है स्टेकियोज. नाउ वी टॉक अबाउट पॉलीसैकेराइड, जिन्हें हम ग्लाइकन्स भी कहते हैं. बहुत सारे रिपीटेड यूनिट्स है, बार बार मैं वही कह रही हूँ, पॉलीमर्स हैं सैकेराइड्स के, शुगर्स के, राइट. सो शुगर्स के जैसे ये स्वीट नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल जैसे हमने डिस्कस किया होते हैं वाटर में. इनके दो टाइप्स रहते हैं, होमोग्लाइकन्स एंड हेटेरोग्लाइकन्स. होमोग्लाइकन्स अगर एक ही टाइप के शुगर मॉलिक्यूल है, मोनोसैकेराइड यूनिट है, देन दे विल बी कॉल्ड एज होमो. होमो मतलब सेम टाइप के, ग्लाइकन मतलब शुगर, सेम टाइप का शुगर है. जैसे मैंने बताया स्टार्च और सेलुलोज, जिसमें मैंने आपको बताया ये दोनों के दोनों किसके बने हैं, दीज आर मेड अप ऑफ ओनली द वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड व्हिच इज ग्लूकोज. ऐसे ही यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ग्लूकान जो कि ग्लूकोज का बना है, फ्रक्टान जो कि फ्रक्टोज का बना है, गैलेक्टान जो कि गैलेक्टोज का बना है, और कुछ है आपके पास हेटेरोग्लाइकन्स जो कि अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड से बनी है, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, एगर एगर, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन्स. देन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड 3 फॉर्म्स ले लेते हैं हम, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इनुलिन, जो कि स्टोर्ड फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं. जैसे स्टार्च प्लांट्स में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोर होता है, लिवर, मसल्स एंड ब्रेन में. ऐसे ही इनुलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है, फ्रक्टोजन जो कि स्टोर होता है डालिया, बल्ब्स, गार्लिक, अनियन के अंदर स्टोर रहता है, डायरेक्टली मेटाबोलाइज नहीं होता,
तो इसीलिए किडनी फंक्शन को हम चेक करने के लिए यूज करते हैं, जीएफआर को चेक करने के लिए इनुलिन यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जैसे कि सेलुलोज और काइटिन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे मोस्ट अबंडेंट है सेलुलोज और कुछ में प्रेजेंट है